हेलो एवरीवन, आप सभी के फेवरेट ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। तो आज हमारा चर्चा का मुद्दा है बंगाल पंचायत चुनाव। ये आर्टिकल द हिंदू में छपे लेख ग्रास रूट्स पीस ऑन द लोकल बॉडी इलेक्शंस इन वेस्ट बंगाल के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं और साथ ही ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। बीते दिनों पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव संपन्न हुए, लेकिन घोषणा से लेकर इसके मतदान तक ये चुनाव खासा चर्चा में रहा। दरअसल सुर्खियों में रहने की वजह थी इस चुनाव के दौरान होने वाली हिंसा। इस हिंसा ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस चुनाव में हिंसा के लिए बम विस्फोट और गोलीबारी का सहारा लिया गया। पश्चिम बंगाल सरकार के मुताबिक चुनावी हिंसा में तमाम राजनीतिक दलों के कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स मरने वालों की तादाद 17 बता रही हैं। इसके अलावा दर्जनों लोग घायल हो गए। लेकिन इन घटनाओं ने राज्य सरकार के अलावा और जिसे कटघरे में खड़ा किया है वो है राज्य चुनाव आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन। असल में चुनाव के दौरान राज्य के अंदर बहुत बड़ी तादाद में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय बलों के करीब 660 कंपनियां राज्य में तैनात की गई थी। इसके बावजूद राज्य में इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। राज्य के विपक्षी दलों का आरोप है कि आयोग राज्य सरकार के इशारे पर काम करता है, इसलिए जवानों को संवेदनशील इलाकों में तैनात ही नहीं किया गया। हम कह सकते हैं कि राज्य के विपक्षी दलों ने एक तरह से राज्य चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। वो चुनाव आयोग पर सरकार के प्रभाव में आकर काम करने का भी आरोप लगा रहे हैं। तो लिहाजा इसी बहाने आज हम राज्य चुनाव आयोग पर बात करेंगे। चुनाव आयोग की संरचना और शक्तियों को समझेंगे। साथ ही ये भी विचार करेंगे कि राज्य चुनाव आयोग के समक्ष क्या चुनौतियां हैं और क्या वजह है जो उसे कमजोर बनाती है। साथ ही इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले राज्य चुनाव आयोग की संरचना को समझ लेते हैं। ये एक संवैधानिक निकाय है जो किसी राज्य में लोकल बॉडी या स्थानीय निकायों के चुनावों को कराने के लिए उत्तरदायी होता है। इसके तहत शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों के चुनाव कराए जाते हैं। ये एक स्वायत्त निकाय है जिसकी चर्चा अनुच्छेद 243 के और 243 ZA में है। अनुच्छेद 243 के पंचायत और अनुच्छेद 243 ZA नगर निगम चुनाव से संबंधित है। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। उसकी सेवा शर्तें और पदावधि भी राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्दिष्ट आधारों और रीति के अलावा अन्य किसी प्रकार से उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। राज्य चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करता है कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पूर्वाग्रह रहित तरीके से आयोजित किए जाएं। वो मतदाता सूची को अपडेट करने और आदर्श आचार संहिता लागू करने में भी अपनी भूमिका निभाता है। चलिए अब राजनीतिक आरोपों और हस्तक्षेप के आलोक में ये समझते हैं कि राज्य चुनाव आयोग के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। असल में भारत में स्थानीय निकाय लोकतंत्र में सत्ता के केंद्रीकरण को रोकता है, क्योंकि वो जमीनी स्तर पर लोगों को शासन एवं विकास गतिविधि में भागीदारी हेतु सशक्त बनाते हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में इन चुनावों में राजनीतिक हिंसा देखने को मिली है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया और विधि के शासन को कमजोर करती है। राजनीतिक हिंसा पर अंकुश लगाने में राज्य चुनाव आयोग पर यह सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी है कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पूर्वाग्रह रहित तरीके से आयोजित किए जाएं। उसके पास मतदाता सूची तैयार करने और पंचायतों एवं नगर निकायों के सभी चुनावों के संचालन के अधीक्षण एवं नियंत्रण की शक्ति है। वो हर चुनाव से पहले विभिन्न उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा पालन किए जाने वाले आदर्श आचार संहिता को भी लागू करता है ताकि चुनावी प्रक्रिया की मर्यादा बनी रहे। आयोग बूथ कैप्चरिंग, हिंसा और अनियमितताओं के मामले में चुनाव रद्द करने की भी शक्ति रखता है। इससे एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है जो लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान के अनुच्छेद 243 के 2 के मुताबिक राज्य चुनाव आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्दिष्ट आधार एवं रीति के अतिरिक्त
अन्य किसी तरीके से नहीं हटाया जा सकता, लेकिन कई बार इसका पालन नहीं किया गया है। इसी से रिलेटेड अगर एक उदाहरण देखें तो अपारमिता प्रसाद सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2007 मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अगर राज्यपाल के पास नियम द्वारा कार्यकाल तय करने की शक्ति है तो उन्हें कार्यकाल की अवधि बढ़ाने के लिए या उसे कम करने के लिए नियम में संशोधन करने की भी शक्ति प्राप्त है। एक बार जब निर्धारित कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो निवर्तमान राज्य चुनाव आयुक्त पद से हट जाता है और ये पद से हटाने के समान नहीं होता है। अनुच्छेद 243 के 2 में ही प्रावधान है कि कार्यकाल और नियुक्ति राज्य विधायिका द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार निर्देशित की जाएगी। इसलिए हर राज्य चुनाव आयुक्त पर एक पृथक राज्य अधिनियम लागू होता है। ये राज्यों को नियमों में एक तरफा तरीके से संशोधन करने की शक्ति देता है और यहाँ तक कि कई बार वो विधायी संवीक्षा को दरकिनार करने के लिए अध्यादेश का भी उपयोग करते हैं। साल 2020 में आंध्र प्रदेश में यही देखने को मिला। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश ने राज्य में राज्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया और योग्यताएं भी बदल दी। इसके अनुसार अब केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने वाले ही इस पद पर रह सकते हैं, जबकि इससे पहले प्रमुख सचिव और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी राज्य चुनाव आयुक्त बन सकते थे। तो जाहिर है आंध्र प्रदेश राज्य चुनाव आयुक्त को अध्यादेश के जरिए हटाया जाना संवैधानिक निकाय की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण का एक उदाहरण है। खासकर राजनीतिक आरोपों और निहित स्वार्थों के मद्देनजर ये बड़ा कदम है। ये बदलाव न केवल संस्थागत स्वायत्तता को खतरे में डालता है बल्कि संवैधानिक प्रावधानों का भी उल्लंघन करता है। हालांकि भारत के चुनाव आयोग को भी राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण स्वायत्तता के मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन राज्य चुनाव आयोग के स्तर पर स्थिति अधिक गंभीर है। हालांकि राज्य चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसे स्वायत्तता भी हासिल है, लेकिन संविधान में निहित अपने कर्तव्यों का पालन करने के बावजूद उन्हें अपनी स्वायत्तता प्रकट कर सकने के लिए संघर्ष भी करना पड़ा है। मिसाल के तौर पर देखें तो एक बार महाराष्ट्र में राज्य चुनाव आयुक्त ने बलपूर्वक कहा था कि उनके पास महापौर, उप महापौर, सरपंच और उप सरपंच पदों के लिए चुनाव कराने की शक्ति होनी चाहिए, लेकिन राज्य विधानसभा ने उनके अधिकार क्षेत्र एवं शक्तियों के संबंध में उनकी इस मांग को विशेषाधिकार का उल्लंघन माना। उन्हें दोषी पाया गया और 2 दिनों के लिए उन्हें जेल भेज दिया गया। तो कुल मिलाकर ये कि राज्य चुनाव आयोग की स्थिति बेहद दयनीय है, जिससे निष्पक्ष और हिंसा मुक्त चुनाव कराने की उम्मीद कमजोर होती है। अब ऐसे में सवाल है कि आगे की राह क्या हो। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि राज्य चुनाव आयोग राज्य में स्वतंत्र और उचित चुनावों का संरक्षक है। ये हितधारकों यानी मतदाताओं, राजनीतिक दलों, चुनाव पदाधिकारियों, उम्मीदवारों और बड़े पैमाने पर लोगों के बीच चुनावी प्रक्रिया और चुनावी प्रशासन के बारे में जागरूकता पैदा करता है। वो चुनावी प्रणाली में विश्वास को बढ़ाने और उसे मजबूत करने का भी काम करता है। यानी राज्य चुनाव आयोग को मजबूत करने का मतलब है स्थानीय चुनावों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाना। आयोग को सशक्त करने के लिए सबसे जरूरी है कि उसे किसी भी स्रोत से राजनीतिक दखल, दबाव या प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। इसके लिए राज्य चुनाव आयोग को राज्य सरकार के शिकंजे से बाहर लाना होगा। जिस प्रकार राज्यों को राज्य निर्वाचन आयोग के नियमों में एक तरफा तरीके से संशोधन करने की शक्ति मिली है, उससे आयुक्तों पर राजनीतिक प्रभाव होने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके लिए कार्यकाल की सुरक्षा सबसे जरूरी है, इसलिए उनको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्दिष्ट आधार एवं रीति के अलावा उसके पद से नहीं हटाया जाना चाहिए। राज्य चुनाव आयोग को अपने कार्यों एवं निर्णयों के लिए जनता और कानून के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। राज्य चुनाव आयोग को मतदाता पंजीकरण, मतदाता शिक्षा, मतदान व्यवस्था, गिनती और परिणामों की घोषणा जैसे चुनावी प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम अभ्यासों एवं मानकों को अपनाना चाहिए। राज्य चुनाव आयोग के पास चुनाव संबंधी विवादों, आक्षेपों एवं शिकायतों को समय पर और निष्पक्ष तरीके से हल करने के लिए एक प्रभावी तंत्र भी होना चाहिए। इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो चुनाव आयोग को एक प्रभावी तंत्र विकसित करने की छूट दे। आयोग को मजबूत करने के लिए पर्याप्त संसाधन और कर्मी सुनिश्चित करना सबसे जरूरी है। आयोग के पास अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से और कुशलता से पूरा करने के लिए पर्याप्त धन, कार्मिक साधन और अवसंरचना होनी चाहिए। राज्यपाल को चाहिए कि वो राज्य चुनाव आयोग को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध कराए जो उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।
राज्य सरकारों को किशन सिंह तोमर बनाम अहमदाबाद नगर निगम मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है। इसके तहत राज्य सरकारों को पंचायत और नगरपालिका चुनाव के संचालन के दौरान राज्य चुनाव आयुक्त के आदेशों का पालन करना चाहिए, जैसे वो विधानसभा और संसद चुनावों के दौरान केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हैं। गौरतलब है कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक कॉलेजियम की सिफारिश पर की जानी चाहिए। इसमें मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और विधानसभा में विपक्ष के नेता शामिल हों। भारत के चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग को समन्वय, एक दूसरे के अनुभवों से सीखने और संसाधनों को साझा करने के लिए एक साझा मंच पर लाने के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाया जाना चाहिए। वहीं चुनाव सुधार पर विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 98 के तहत लोकसभा या राज्यसभा सचिवालय की तर्ज पर केंद्रीय चुनाव आयोग के लिए एक अलग स्वतंत्र और स्थायी सचिवालय प्रदान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 324 में एक नया उपखंड जोड़ने की सिफारिश की। स्वायत्तता और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष स्थानीय निकाय चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राज्य चुनाव आयोगों के लिए भी इसी तरह के प्रावधान किए जा सकते हैं। समझने की जरूरत है कि चुनाव आयोग भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की दीवारों में से एक है और इस प्रकार उनकी संस्थागत अखंडता को सुरक्षित रखना एक ऐसा कार्य है जो तीनों शाखाओं यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका पर पड़ता है। एक मजबूत चुनावी प्रणाली प्राप्त करने के लिए राज्य के एक अंग द्वारा दूसरे के कामकाज में अनुचित हस्तक्षेप को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। राज्य चुनाव आयोग के समक्ष विद्यमान चुनौतियां क्या हैं? उन्हें दूर करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? वर्णन कीजिए। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।